Hi, myself Vinay. I welcome you all to this session in NumPy. In this session, we will cover with the basic of NumPy to the advance of NumPy. हमें ये जानना पड़ेगा कि NumPy को यूज क्यों करते हैं। पाइथन में लिस्ट होती है, हम वहाँ पे 6 to 7 वैल्यूज रख के परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस, लूप करते हैं या फिर इंडेक्स फाइंड करते हैं। इंडेक्स के बिहाफ पे हम वैल्यूज को गेट करते हैं, राइट। अब क्या करना है, उनकी जगह मैं 6 से 7 लाख एलिमेंट पुट कर दूं। यह तो बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, इनको करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इसीलिए हमारे पास NumPy है। NumPy क्या है, 50 से 60 गुना ज्यादा फास्ट है पाइथन लिस्ट से। यानी पाइथन लिस्ट को अगर किसी काम को करने में 50 मिनट लग रहे हैं तो वही काम हमारा NumPy कर देता है सिर्फ 1 मिनट में। तो ये तो पता चल गया होगा कि अब NumPy को हमें क्यों यूज करना है। यह एक रीजन है केवल, इसके अलावा भी बहुत सारी रीजन है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा की जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम NumPy में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फंक्शंस हैं कि हम लीनियर अलजेब्रा, फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिसेस जैसे कई अदर जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है उसको भी हम NumPy में सॉल्व कर सकते हैं। और यह फ्री है। NumPy को यूज करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। तो अब हमने जान लिया है कि NumPy को हमें लगभग क्यों यूज करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि NumPy है क्या। तो NumPy क्या है, एक सिंपल सी पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि एरेज के साथ वर्क करती है। हमारे पास अब एरेज का एक एग्जांपल लें तो क्या हो सकता है, एक तो लिस्ट हो सकता है। हम कह सकते हैं कि लिस्ट इज अ टाइप ऑफ एरे और अ टपल इज अ टाइप ऑफ एरे और अ डिक्शनरी इज अ टाइप ऑफ एरे। सो NumPy is a Python library used for working with arrays. And NumPy was created in 2005 by Travis Oliphant. इसको ट्रेविस ओलिफेंट ने बनाया था। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, गिटहब पे अवेलेबल है। इसका कोड बेस गिटहब पे मिल जाएगा आपको, github.com/numpy/numpy। यहाँ पे इसका पूरा कोड बेस रखा हुआ है। कोड बेस और गिटहब क्या होता है, तो मैं गिटहब को एक सिंपल लाइन में डिफाइन कर सकता हूँ कि यह एक कोड बेस है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा लोग यानी मल्टीपल पीपल्स जो हैं एक साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको गिटहब के बारे में और जानना है मेरे द्वारा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर सिंपल गूगल में जाके आप गिटहब टाइप कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड ए टन ऑफ वीडियोस, टन ऑफ आर्टिकल ऑन द गिटहब। नाउ लेट्स मूव अहेड। अगर आपको NumPy इंस्टॉल करनी है तो सबसे पहला क्या कमांड लिखना है, cmd पे जाना है और लिखना है pip, इसके बाद इंस्टॉल NUMPY। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, PIPINSTALL pip इंस्टॉल NumPy, हेड एंटर। अगर आपके साथ ये दिक्कत आ रही है, आपको ये दो स्टेटमेंट लिख के आ रहे हैं और कह रहा है कि पिप रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पिप को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। पिप को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, उस पर मैंने बताया हुआ है कि पिप को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद आप फटाक से कॉन्फ़िगर कर लें और इसके बाद जैसे ही आप ये कमांड टाइप करके एंटर करते हैं तो आपका वर्क करने लगेगा। बैक इन आवर पाइथन सेल। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो हमारा इंपोर्ट का है। तो इंपोर्ट NumPy एज NP। एज NP का क्या मतलब है कि हम जब भी NumPy को कॉल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, NP लिखेंगे। सिंपल सा NP डॉट करके हम यूज करेंगे। हम सिंपल सा NumPy नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, NP लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे एज के बाद जो है यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, हिट एंटर। थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट होने पे, सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा इंपोर्ट होने पे। जैसे ही इंपोर्ट हो जाए इसका मतलब NumPy आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कैसे चेक करेंगे, तो NumPy डॉट _वर्जन ये है हमारे पास। NumPy डॉट, इसके बाद ये एक, ये दूसरा, 2 वर्जन, फिर से 2 हिट एंटर। तो आपको पता चल जाएगा NumPy को कौन सा वर्जन आप में है, यानी NumPy है और कौन सा वर्जन है, 1.20.1। तो हम NumPy के इस वर्जन में काम करने वाले हैं। सबसे पहला कोड क्या होगा हमारा, ARR। मैंने यहाँ पे एरे ले ली। मैंने बताया था कि NumPy बेसिकली एरे ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, तो हम सबसे पहले एक NumPy से एक एरे बनाएंगे। पहला तरीका क्या है, ARR डॉट इक्वल टू,
और यहाँ पे numpy, क्योंकि हमने क्योंकि हमने यहाँ पे numpy को क्या माना है कि हम इस फाइल में यूज करेंगे क्या, np, तो हम np डॉट एरे, ये आपको लिखना ही लिखना है, ARRAY, क्योंकि हम एरे बनाने जा रहे हैं, और डबल ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस लगानी है, इसके अंदर हमें जो हमारी लिस्ट है उसको हम पास करेंगे, यानी एरे को पास करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंपल से लिस्ट में पास कर दी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ARR को हम प्रिंट कराते हैं, तो हमें क्या मिल गया एरे के अंदर 1 2 3 4 5, राइट। अभी मैंने यहाँ पे लिस्ट ली है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या हम यहाँ पे टपल ले सकते हैं? ऑफकोर्स आप टपल ले सकते हैं। ये टपल का है, जो अंदर वाले ब्रैकेट है वो टपल का है, बाहर वाली ये एरे फंक्शन का था। इस एरे फंक्शन का ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट था। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ऑप्शन में जाके कॉन्फ़िगर आइडल, थोड़ा इसके साइज को मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ लेट से, और लेट मी डू ओके, राइट। अब ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो ARR इक्वल टू numpy मतलब np डॉट एरे, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया। फिर से मैं ARR को प्रिंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे ये तो सिंपल सा वही वाला उठा लिया, तो मैं यहाँ पे 1 करके दिखा देता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे ARR 1 करता हूँ, तभी मुझे सेम आउटपुट मिलता है। अब आप लिस्ट बना भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे L1 बनाया, और मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया 2,3, 2 लिस्ट बनाई। सिंपल सा, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें कोई भी वेरिएबल लेना है ARR, लेट से मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ARR2, और मुझे क्या करना है np डॉट एरे, ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, डबल ब्रैकेट लगाने ही लगाने हैं, सिंपल सी बात है। इसके बाद हमें यहाँ पे हम K1 को पास कर देंगे। K1 पे क्या रखा हुआ है 2,3, यानी ARR2 जो बन जाएगा, क्या बनेगा, numpy एरे, ठीक है। तो यहाँ पे एरे, और अगर हम इसका टाइप चेक करना चाहें, जैसे हम पाइथन में टाइप चेक करते थे, तो अगर यहाँ पे ARR2 का टाइप चेक करना चाहें तो क्या आएगा, nd डॉट एरे, यहाँ पे ये numpy डॉट nd एरे, ठीक है। numpy का nd एरे बन चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी, एरे को हम किस टाइप से बना सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया है, ये 2,3 जो मैंने वैल्यू पास की हैं, इसे हम कहते हैं स्केलर फॉर्म। यह एरे को बनाने का फॉर्म क्या था, स्केलर फॉर्म, जिसमें हम वैल्यू को पास कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, numpy में एक ही तरह की वैल्यू आएंगी, यानी होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा आता है इसमें। अब ये मैंने इतना सब कर लिया है, तो इसको क्या करता हूँ, जैसे ये एक आइडल है ना, पाइथन आइडल, तो मैं इसी तरह एक और आइडल का यूज करता हूँ। उसका नाम क्या है, उसका नाम है जुपिटर नोटबुक। तो आपको करना क्या है, आपको CMD में जाना है। अब आपका पिप तो कॉन्फ़िगर हो ही गया है, तो आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल जुपिटर, स्पेलिंग आपको यही रखनी है। ध्यान दे क्या लिखा है मैंने, pip पिप इंस्टॉल जुपिटर। जुपिटर की स्पेलिंग क्या है, JUPYTER स्पेस नोटबुक। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इंटर कर देना है। हमारा जुपिटर नोटबुक जो है सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद हम फिर से CMD ओपन करेंगे और सिंपल सा यहाँ पे टाइप करेंगे जुपिटर नोटबुक, ठीक है। आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, जुपिटर नोटबुक आपके कंप्यूटर के ब्राउजर में ही एक नोटबुक ओपन हो जाएगी, जहां पे हम सेम पाइथन आइडल में जो प्रोग्राम रन करते थे वही प्रोग्राम हम वहां भी रन करेंगे। बस थोड़ा सा वहां पे हमको अच्छा सा विजुअलाइज हो जाता है, अच्छे से दिख जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये चीज ओपन हो चुकी है, जुपिटर नोटबुक। ये इंटरफेस जुपिटर नोटबुक का है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स पे मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ पाइथन 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पाइथन 3 फाइल नेम बना दिया और इसको मैं लिख देता हूँ numpy demo
इफ एल्स 24, यहाँ पे मैंने रीनेम पे क्लिक किया, ओके, यहाँ पे क्लिक किया एंड रीनेम, ओके। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है numpy को। तो मैं क्या लिखूंगा, इंपोर्ट numpy एज np, राइट। और ये ही यहाँ पे रन कर सकता हूँ, या फिर मैं शॉर्टकट की शिफ्ट एंटर कर सकता हूँ। ये एस्टेरिस्क सिंबल किसको डिनोट करता है, मतलब ये जो कोड है ये रन हो रहा है, जैसे ही रन हो जाएगा यहाँ पे 1 लिख जाएगा, ये 1 लिख चुका है। कैसे, numpy डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन डबल अंडरस्कोर हम ऐसे करते थे। अब देखिए आइडल में क्या होता था, ये गलत हो गया तो गलत हो गया, राइट। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा वर्जन दिख चुका है। यानी ये जो मैंने सेल है इसको मैंने तीसरे नंबर पे रन किया है, तो यहाँ पे 3rd लिख चुका है, राइट। अब क्या है, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेम चीज रन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। np डॉट एरे, अगर मुझे स्केलर वैल्यू से बनाना है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा और मैं यहाँ पे 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट भी हमें एक ही बार टाइप करना पड़ेगा, दूसरी बार वो खुद एज्यूम कर लेता है। ARR को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, शिफ्ट एंटर। देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एरे मिल चुका है। अब जितनी भी वर्किंग है हम सब जुपिटर नोटबुक पे करेंगे। अगर आपका ये ओपन होके आ रहा है, ब्राउजर पे डायरेक्टली नहीं खुल रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर हम Ctrl+C करते हैं तो जो कर्नल है वो क्लोज हो जाएगा, तो फिर से मुझे जुपिटर नोटबुक लिखना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से ओपन हो गया। तो मुझे तो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गया, बट इन केस आपका ये ओपन नहीं हो रहा है, वापस आते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉपी एंड पेस्ट वन ऑफ दीज URL, तो आपको क्या करना है, ये वाला URL या फिर इसके नीचे वाला URL कॉपी कर लेना है, जाना है ब्राउजर पे जाके पेस्ट कर देना है। ये रहा, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी मुझे वर्किंग इसी पे करनी है तो मैं इस पे ही वर्क करता हूँ। ना आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे कि एक रेंज वैल्यू पे हम एरे कैसे क्रिएट कर सकें। तो ARR1 क्या था, स्केलर वैल्यू के लिए था। अब ARR2 किसके लिए है, एक रेंज वैल्यू के लिए है। तो हम यहाँ पे np डॉट ए रेंज लिखेंगे, राइट, np डॉट ए रेंज। अब वही लूप वाला यूज करेंगे हम, रेंज जो यूज करते थे 1,10, राइट। और फिर यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ तो क्या है, ,2, 2 का इंटरवल ले लेगा और 10 से 1 कम चलेगा। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे ARR2 जो है मिल जाएगा 1 3 5 7 9। अब मुझे शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इन सभी सेल्स को एक बार फिर से रन करा के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक आइकन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये पूछेगा कि रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये सभी सेल्स को फिर से रन करके देखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सेल है वो रन हो चुका है, ARR2 जो है 1 3 5 7 9। ना एक बात आपको और याद दिला दूं, आपको जब ये जुपिटर नोटबुक रन करनी है तो आपको CMD बैकग्राउंड में खोलना जरूरी है। बिकॉज हमने रन कहाँ किया है, इसका जो मतलब ये कर्नल स्टार्ट किया है वो कहाँ स्टार्ट किया है, वो हमने CMD पे स्टार्ट किया है। तो हमें CMD क्लोज नहीं करना है, बैकग्राउंड में चलने देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पाइथन लिस्ट और numpy एरे के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से सुनना है। पहला डिफरेंस, दोनों नहीं, लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड करा सकते हैं। सपोज दैट मैंने 1, 2, और स्ट्रिंग के अंदर यानी सिंगल कोट के अंदर अपना नेम पास कर दिया विनय, ठीक है। ये लिस्ट में हम कर सकते हैं। एरे में क्या होता है, एरे में हम सेम डेटा टाइप रखते हैं, जैसे कि 1.2, 3.4 ये सारे फ्लोट में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एरे बना नहीं सकते, हम एरे बना सकते हैं, लेकिन जो सेम डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है वो एग्जाम्पल के साथ ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो लिस्ट के एलिमेंट हैं वो कॉन्टिगियस मेमोरी में सेव नहीं होते हैं, वहीं जो एरे के एलिमेंट हैं वो कॉन्टिगियस मेमोरी की लोकेशन में सेव होते हैं। इसका मतलब क्या है, यही एक रीजन है जिसकी वजह से एरे इतनी फास्ट है लिस्ट की वजह से।
अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्टिगियस मेमोरी का, ये इस वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि यही एक रीजन है जो एरे को 50 टाइम्स लिस्ट से फास्टर बनाता है। लिस्ट जो है एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, जैसे हम एडिशन नहीं कर सकते लिस्ट में। अगर 1,2,3 की लिस्ट है और L2 में 2,3,4 क्या है तो पार्टिकुलर एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकता। यहीं पे एरे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है, यानी एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। अब ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, ये सिर्फ हम ओरली समझ रहे हैं कि इनके बीच में जनरल आइडिया ले रहे हैं कि डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। लिस्ट क्या है, अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं हमारे पास तो स्टोर कर सकती है, लेकिन होता क्या है अगर हमारे पास नंबर भी है, हमारे पास स्ट्रिंग भी है, तो लिस्ट क्या करता है नंबर्स के लिए एक पार्टिकुलर स्पेस देता है और स्ट्रिंग के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस देता है। वहीं पे नंपाई एरे क्या करता है, नंपाई एरे नंबर्स को भी ऑब्जेक्ट मानता है और जो स्ट्रिंग है उसको भी ऑब्जेक्ट मानता है, तो ये एक ही स्पेस में रख लेता है। तो ये एक वजह है कि जो एरे है वो लाइटर देन पाइथन लिस्ट है। और जो लिस्ट है ऑफ कोर्स लास्ट डिफरेंस क्या है, लिस्ट कोर पाइथन का पार्ट है, बट नंपाई इज द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। अब देखो हमने क्रिएशन ऑफ नंपाई एरे फ्रॉम लिस्ट देख लिया है, क्रिएशन ऑफ नंपाई एरे फ्रॉम वेक्टर स्केलर यानी एक स्केलर वैल्यू से देख लिया है, ठीक है। 1D एरे भी हमने देख लिया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो मैं यहाँ पे ये 1,2,3 एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर पास कर रहा हूँ, यानी एक ही एक्सिस पे वैल्यू रन कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, यानी ये जो एरे है ये क्या है, ये 1D एरे है। अब 2D एरे कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए तो उसको दोबारा रन नहीं करना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा। 2 बार प्लस किया 2 बार आ गया, ठीक है। एक बार नहीं चाहिए तो हम यहाँ से कट कर देते हैं। कैसे चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो ये ARR2 है ये 1D एरे है, तो ARR2.endim जैसे मैं ये करूंगा और रन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1, यानी ये 1D एरे है, ठीक है। 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, 3D एरे क्या होता है। अगर एक ही एक्सिस में डेटा रखा हुआ है, सपोज दैट एक एक्सिस पे डेटा रखा हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है, इसका मतलब ये एक डायरेक्शन में डेटा है, इसका मतलब 1D। अगर 2 डायरेक्शन में डेटा रखा हुआ है, सपोज दैट एक पर्सन का नेम है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रोल नंबर 1 और उसका नेम होगा, उसकी हाइट होगी, उसका कुछ वेट होगा, तो इस तरह का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 2 डायरेक्शन में जाएगा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में सपोज दैट उसका रोल नंबर और वाई एक्सिस में उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी वैल्यूज, ठीक है। ये 2D कॉन्सेप्ट हो गया। अब 3D कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब एक्स एक्सिस पे भी हो, वाई एक्सिस पे भी हो और जेड एक्सिस पे भी हो, तब इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, हम 3D में लेते हैं। अब वो जो मैंने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट का रोल नंबर का, वो परफेक्टली अगर ना बैठे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि 2 डायरेक्शन में डेटा होगा 2D, 3 डायरेक्शन में डेटा होगा तो 3D और 1 डायरेक्शन में डेटा होगा तो 1D। अब 2D में डेटा कैसे रखते हैं, यहाँ पे मैं 2D का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो ARR2 अगेन लेता हूँ मैं, और इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कुछ वैल्यूज कर देता हूँ। np डॉट ये क्या करना है, एरे, सबको पता चल गया होगा अभी तक, np डॉट एरे। इसके बाद मुझे लेना है यहाँ पे np डॉट एरे कर दिया मैंने। यहाँ पे ये ब्रैकेट किसके हैं, ये ब्रैकेट एरे के हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ ये चीज। अगर मैं यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट लगा दिए, सिंगल पेयर ऑफ ब्रैकेट लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1D में। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डबल पेयर ऑफ ब्रैकेट लगा देता हूँ, डबल पेयर ऑफ ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डेटा 2D पे। 2D में डेटा कैसे रखेंगे, 1,2 मैं 2 ही डेटा रख लेता हूँ और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे 3,4। तो मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा मैं साइज और इंक्रीज करता हूँ इसका। अब देखो np डॉट एरे, और यहाँ पे अगर सिंगल ब्रैकेट है तो क्या था 1 डायमेंशनल, अगर 2 ब्रैकेट के बाद हमें वैल्यूज मिल रही हैं तो क्या है 2 डायमेंशनल। ये 2D में डेटा रखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा डेटा वाई एक्सिस में रखा हुआ है और ये कॉलम हम मान लेंगे कि एक्स एक्सिस का है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में एंटर हुए, ये वाई एक्सिस में एंटर हुए। इसको मैं थोड़ा सा रन करता हूँ। रन क्या, पहले मैं इसका क्या करता हूँ, एंडिम रन करता हूँ। एंडिम से मुझे क्या पता चलेगा कि ARR2 का जो डायमेंशन है वो क्या है, तो यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा। 2 कैसे पता चल गया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है आपको, यहाँ से आपको चेक करना है।
एरे की इस वाले ब्रैकेट से आपको बिग ब्रैकेट चेक करना है कि कितने हैं, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, इसके बाद हमें वैल्यूज मिल गई, ये 2D में डेटा रखा हुआ। अगर 3D में डेटा रखना है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, ये लो एक ब्रैकेट और लगा दिया मैंने, ठीक है, मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसके क्लोजिंग यहाँ कर देता हूँ, ये ठीक है मैंने कर दिया, ये 3D में है। और पता कैसे चलेगा, एंडिंग करना पड़ेगा फिर से, ये लो ठीक है, ये 3 आ गया, यहाँ पे 3D में डेटा रखा हुआ है। अब लेट से मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, ARR np डॉट एरे, आपको बोलते जाना मेरे साथ, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एरे, ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे एक 2D ब्रैकेट बनाता हूँ 1,2, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा 3,4, और मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ 5,6, ठीक है, ARR को प्रिंट कराते। प्रिटी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये। अब मैं पूछूं ARR डॉट एंडिंग क्या है, तो आपको क्या बताना है, 1 2 2, ठीक है। अब जो है ये एंडिंग क्या है, ये एंडिंग एक तरह का एट्रीब्यूट है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक एट्रीब्यूट है, तो अब सिंपल सा मैं यहाँ पे एक मेमोरी टिप देता हूँ कि अगर ब्रैकेट ना लगे हों तो इसको आप क्या मान सकते हो, एट्रीब्यूट। अगर ब्रैकेट लगे हो तो उसको आप एज अ फंक्शन ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब एक एट्रीब्यूट और बताने जा रहा हूँ, ARR डॉट, अगर हम यहाँ पे साइज कर देते हैं, ठीक है, डॉट साइज, इसको अगर रन करता हूँ तो 6 आ जाएगा। 6 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं इसी को यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको लेट से मैं यहाँ पे 7,8 भी कर देता हूँ, इसको मैंने रन किया, ये लाइन नंबर 20 रन हुई, इसके बाद इसको रन करूंगा तो ये 21 हो जाएगा। देख सकते हैं साइड में क्या आता है, इसको भी रन कर लेते हैं, देन इसको रन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे 8 एलिमेंट है, तो साइज क्या आ गया, 8 एलिमेंट। अब अगर हम इसका शेप देखना चाहें, शेप भी एक एट्रीब्यूट है। शेप क्या करेगा, 4,2, यानी क्या है, 4 रोज है हमारे पास, 2 कॉलम्स है। आप समझने के लिए ये कर सकते हैं, रोज मतलब 1 2 3 4। अब यहाँ पे डेटा सही से दिख रहा है, इसीलिए हम पता कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने कॉलम हैं, लेकिन ये शेप जो है रो और कॉलम का बेसिकली नहीं है। करता क्या है, पहले आपको सिंगल वाले ब्रैकेट पे जाना है, ठीक है, सिंगल वाले ब्रैकेट पे आप गए। अब ये 4 आपको क्या डिनोट कर देगा कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है। क्या है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, और यहाँ पे चौथा एलिमेंट है, ठीक है। और ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 का मतलब हर एक एलिमेंट में 2 वैल्यूज हैं, 2 एलिमेंट हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने सपोज दैट 4 कर दिया लेट से, और 4 कर दिया, और यहाँ पे 4 कर दिया, तब क्या आएगा, तब ये 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन ये 2 क्या हो जाएगा, 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, और साइज, अब साइज क्या हो जाएगा, 4 रोज हैं, और हर एक रो में 3 कॉलम है, तो 4 into 3, अब 12 एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ पे 12 एलिमेंट। अब शेप और साइज का जो है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्या है, किसी भी एरे का अगर हम शेप निकाल लें और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास साइज आ जाएगा। तो हमें साइज निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें शेप निकालना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देना है तो हमें साइज मिल जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 3D एरे बना दूं, लेट से मैं यहाँ पे 3D एरे बना देता हूं, तो क्या इसका साइज 4,3, कुछ करके आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। देख लेते हैं इसको। सॉरी, मुझे यहाँ पे 3 ब्रैकेट लगाने थे, ठीक है, रन किया और रन किया। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे 1,4,1 क्यों आ गया है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो, इस ब्रैकेट के पास गया, ठीक है, इस ब्रैकेट के पास जाने पे अब ये ब्रैकेट आ जाएगा, इसको ये ब्रैकेट मिला, तो इतना जो है, इतना सिंगल एलिमेंट ही तो ट्रीट करेगा। इस वाली लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट तो है, ये एक, यहाँ ब्रैकेट चालू हुआ और यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो इसको एक एलिमेंट ट्रीट करेगा, तो इसने एक लिख दिया है। अब ये दूसरे वाले ब्रैकेट के पास गया और इसने देखा कि यहाँ ब्रैकेट चालू है, यहाँ ब्रैकेट खत्म है, यानी एक एलिमेंट यहाँ मिल गया, फिर चालू फिर खत्म, 2 मिल गए, फिर चालू फिर खत्म, 3, और इसी तरह ये 4, तो इसने यहाँ पे 4 कर दिया। अब ये इस वाले ब्रैकेट
के पास गया और इसने देखा कि कितने एलिमेंट हैं, तो उसको अंदर तो कुछ मिल ही नहीं है, डायरेक्ट एलिमेंट मिल गए, तो 1 2 3 एलिमेंट मिल गए, तो 1 4 3। अब इनका शेप कैसे डिसाइड होगा, सिंपल सी बात है, वो सॉरी साइज कैसे डिसाइड होगा, सिंपल सी बात है, 1 × 4 × 3, तो इस तरह हमें यहाँ पे 12 मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये साइज और शेप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज इसको आप दोबारा देखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है शेप और साइज का, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस शेप से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। जिस तरीके से हमने शेप पढ़ा है उस तरीके से क्या है, एरे डॉट हम यहाँ पे डी टाइप भी पढ़ सकते हैं। यानी इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर 32। अब numpy में जो है बहुत सारे डेटा टाइप हैं। अब इसी तरीके से एक यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, डी टाइप से हमें डेटा टाइप मिलेगा, और इसी तरह यहाँ पे आइटम साइज बेसिकली आइटम साइज क्या करता है, आइटम साइज एक पर्टिकुलर एलिमेंट यानी 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हर एक एलिमेंट को बाइट्स में साइज दिखाता है। यानी ये जो 1 रखा है जिस लोकेशन पे, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसने 4 बाइट्स। इसी तरह 2 ने कितना, 4 बाइट्स। इसने 4 जितने भी एलिमेंट्स सबने कितना किया, 4 बाइट्स किया है। इतने एट्रीब्यूट के बाद अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पे कि एरेज जो हैं और भी किस तरीके से numpy के द्वारा क्रिएट हो सकते हैं। बेसिकली numpy का क्या मतलब है, न्यूमेरिकल पाइथन। जितने भी न्यूमेरिकल्स से सारी चीजें हैं कैसे बनती हैं, तो ये सारा हम numpy में ही देखेंगे। तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे ARR1 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ np डॉट एरे हमने देख लिया है, ठीक है, ए रेंज हमने देख लिया, बिल्कुल देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जीरो देखेंगे, np.zeros, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें np.zeros लिखना है और लिखना है यहाँ पे सिंपल सा शेप 2,3 सपोज दैट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं सॉरी मुझे यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा, एज अ टपल मैं पास कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये रन हो जाएगा सिंपल सा ARR1। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे क्या दे दिया है, 2 रो 1 2 और यहाँ पे 3 कॉलम। इसी तरीके से आप कहेंगे कि हम यहाँ पे और भी दे सकते हैं। ये लीजिए मल्टी डायमेंशनल, ये मैंने 3D पे डेटा रख दिया है, ये लीजिए 3D पे डेटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 2,3 मल्टीप्लीकेशन आएगा 3 3 9 9 2 18। अगर मैं इसका क्या देखना चाहूँ, साइज देखना चाहूँ तो कितना आएगा, ARR1 का मुझे साइज देखना है, कितना आएगा 18, ठीक है। अगर मुझे ARR1 डॉट शेप देखना है तो कितना आएगा 2,3,3 जो कि हमने यहाँ पे पास किया है। तो इस तरीके से हम 0 की एरे बना सकते हैं। इसी तरह हम 1 की एरे भी बना सकते हैं। ARR2 अगर मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं np, बार बार मैं np क्यों कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में import numpy as np किया था। np.ones की एरे इसी तरह मैं पास कर सकता हूँ 2,4। अगर मैं ये करता हूँ तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा एरे आ जाएगा 1। इसी तरह हम शेप, साइज, आइटम साइज, डी टाइप सब कर सकते हैं। अब हम रीशेप फंक्शन देखने वाले हैं। रीशेप एट्रीब्यूट कह लें या फंक्शन कह लें। मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ, एक एरे बनाता हूँ यानी, और मैं इसको ए रेंज से बनाऊँगा और 1, लेट से 11,1, ठीक है। ARR को मैं देखता हूँ क्या है, ARR एंड लेट मी सी दिस what happens with this cell, so let me write a code here। ये हमारा ये रहा ARR। अब इस एरे को अगर मुझे कन्वर्ट करना है 2,4 पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ARR डॉट शेप, सॉरी रीशेप, राइट, मुझे रीशेप करना है। शेप से क्या होगा, शेप से आ जाएगा कि ये मीन्स 1D एरे है, राइट। मुझे सपोज दैट यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा मल्टीपल यहाँ पे कॉमा में प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उसका जो मल्टीपल है वो 10 आए। तो क्या होगा, हम यहाँ पे 2,5 दे सकते हैं, 2,5, लेट से ये देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है, 2D एरे, डबल ब्रैकेट मीन्स 2D एरे। अब हम इसका साइज, सॉरी अगर हम इसका एंडिम चेक करना चाहें तो क्या आएगा,
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई इट इज शोइंग 1 ओवर हेयर। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये रिटर्न कर रहा है, अभी भी एरे हमारी वही है पुरानी वाली, राइट। ये देखिए तभी से ये 1 यहाँ पे शो कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये था ना इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको ARR के इक्वल कर देता हूँ। ये पूरा कोड जो है ARR के इक्वल होगा। एंड लेट मी डू दिस, और यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। सो अब अगर मैं ARR करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। और अब अगर मैं सेव करना सेव नहीं एंडिम, अब अगर निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 2 मिल जाएगा, राइट। तो रीसेप करता क्या है, रीसेप जैसे नंबर ऑफ डायमेंशंस में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, जैसे 10 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ रखना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10 आए। यहाँ पे हम 1,10 रख सकते हैं, 10,1 रख सकते हैं, 2,5 या फिर 5,1। इसके अलावा अगर कुछ भी करते हैं तो हमें एरर मिल जाएगी। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 6 करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे हमें एरर दे देगा। क्या एरर दिया, कैन नॉट रीसेप एरे, क्योंकि साइज यहाँ पे 10 है और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 14 आएगा, तो ये रीसाइज नहीं कर पा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे 10,1 कर देता हूँ, सो दिस वर्क्स फाइन। और फिर अगर ये चल चुका है मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। सो 1,10 के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। तो ये रहा हमारा रीसेप का, और फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। अभी तक हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है इंडेक्सिंग के ऊपर। अब मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ, सपोज दैट। अब यहाँ पे मैं जो है ये पुरानी वाली एरे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ, और इसका थोड़ा शेप में जो है, मुझे यहाँ पे कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं इसका शेप जो है उसको मैं चेंज करना चाहूँ तो रीसेप, और मैं यहाँ पे 2,5 पे जो है कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन मुझे ARR के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये ओरिजिनल एरे में चेंज करेगा, ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब अगर मुझे ये वाला एलिमेंट पर्टिकुलर ये वाला एलिमेंट उठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ये डेटा जो है 2D पे फॉर्मेट पे है, ARR.endim करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब अगर मुझे वो वाला एलिमेंट उठाना है तो स्ट्रिंग में क्या करते थे, हम स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम लिखते थे और हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे और इंडेक्स पास करते थे। तो इसका इंडेक्स हम कैसे देखते हैं, इस पे आया, ये है, यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, राइट। ये एरे जो है यहाँ से चालू हुआ। अब इसके पास है 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट। तो मैं सपोज दैट पास करता हूँ यहाँ पे 0, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 1। सो आउटपुट गेस करेगा कोई, लेट मी रन दिस। तो यहाँ पे 2 मिल चुका है। कैसे 2 मिला है, ये इस वाले ब्रैकेट के पास गया, जैसे ही मैंने एरे को कॉल किया तो ये इस ब्रैकेट के पास गया, यहाँ से हमारी एरे स्टार्ट है, और ये गया 0 वाले एलिमेंट पे। अब 0 वाला एलिमेंट क्या है इसका, ये रहा इसका 0 एलिमेंट, ये रहा इसका फर्स्ट एलिमेंट। अब ये 0 एलिमेंट के अंदर 1 वाले एलिमेंट के पास गया, तो ये यहाँ से एरे स्टार्ट, ये रही पूरी इसकी 0 एलिमेंट, यहाँ गया और इसके पास गया 1 एलिमेंट पे, तो ये इसके लिए 0 हो गया, ये इसके लिए 1 हो गया। तो यहाँ पे इसने मुझे 2 रिटर्न कर दिया। लेट्स से इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 0, ये भी लिख सकते हैं, राइट। हमें सेम आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे 41 हो चुका है, लेट मी अगेन रन 42, बट आउटपुट इज सेम। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पास कर देता हूँ तो ये 3D एरे को कॉल करने का मेथड है। तो ये 3 आर्गुमेंट नहीं पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरे है वो 2D है, तो यहाँ पे हमें ऐसे पास करना पड़ेगा। अब लेट से इस वाले एलिमेंट को हमें कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से रिस्टार्ट करनी है, तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये ऊपर की रो, और ये वाली रो फर्स्ट नंबर पे। अब फर्स्ट नंबर का कौन सा एलिमेंट है, 0, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट मुझे टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 10 आउटपुट मिल चुका है। अब लेट से अगर मैं इसको रिसेव करता हूँ, लेट से मैं इसको एक बार और रिसेव कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, 2 × 5 × 1 = 10। अब ठीक है, ये एरे चेंज हो चुकी है। ये एरे किस में है, अब ये एरे 3D पे है। अगर मैं इसको ARR
एंडिम करता हूँ, एंडिम, राइट। तो एंडिम दिखाएगा हमें 3 है, इस लाइन को मैं कट करता हूँ और वापस से रन कर देता हूँ, ठीक है। ये रही एरे हमारे पास। तो अब इसमें वैल्यू कॉल करने के लिए अगर मैं 1,4 करता हूँ तो क्या आउटपुट मिलेगा, समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ से एरे स्टार्ट हुई, ये रहा इसके लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 एलिमेंट, लेकिन क्या उठाए, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका सेकंड एलिमेंट। मैंने लिया है फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो ये 0 पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसने उठाया इतना। अब इसके अंदर ये देखेगा चौथा वाला एलिमेंट है, यानी 0 से काउंटिंग होगी 0 1 2 3 4, लेकिन इस बार क्या करेगा, ये पूरा लिस्ट उठाएगा, राइट। आएगा 10 ही, लेकिन ये पूरा लिस्ट उठाएगा। अगर इस लिस्ट के अंदर सिर्फ 10 रखा हुआ है, यानी सिर्फ 0 पोजीशन रखी हुई है, अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तब मुझे 10 देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू दे देता हूँ, सपोज दैट 3, तो 3 तो है नहीं, क्योंकि 4th नंबर ये था हमारा अकॉर्डिंग टू इतना, और इसके बाद एक ही पोजीशन है, एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये एरर दे देगा, ये इंडेक्स एरर, कि इंडेक्स हमारे पास नहीं है, 3 इज आउट ऑफ बाउंड, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। 1,4, 0 इस तरीके से हमारे ये 3D के लिए काम करेगा। इसी तरह 4D के लिए काम करेगा, 5D कॉमा लगाते हुए चले जाना है बस। तो ये हमारा इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था। अब हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मेरे पास जो एरे है वो ये है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, वापस से आ जाते हैं इस पे, और 2,5 लेट मी डन दिस। सो इसलिए मैं जुपिटर नोटबुक का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार अगर है तो मुझे आसानी पड़ती है थोड़ा सा टाइप करने में, और अगर आइडल पे होते तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बार बार कोड राइट करना पड़ता है। एनीवेज, बैक टू आवर कॉन्सेप्ट इन स्लाइसिंग। हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, अगर मुझे 1 से 3 तक के नंबर से चाहिए तो हम लिस्ट में क्या करते थे, हम लिस्ट में ऐसे करते थे, लिस्ट में और रेंज पास कर देते थे 2,4, ऐसे ही तो करते थे। एग्जैक्ट हमें बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे एरे है और अब देखना है, अब कोई भी वैल्यू रेंज में देनी है तो क्या है, मैंने बताया था ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका सेकंड एलिमेंट है, बट एरे यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 0:1 करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, लेट्स सी, राइट। ये पूरी एरे मिल गई है। अब ये एरे कैसे मिली है, लेट मी एक्सप्लेन। मैंने बताया था ये इसका पूरा 0 वाला एलिमेंट है और ये इसका पूरा 1 वाला एलिमेंट है। तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, यानी 1 से तो कम ही जाता है, ये रेंज जो होती है एक कम ही जाती है, यानी सिर्फ 0 उठाना है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता, लेट्स सी, तो अब मुझे दोनों मिल जाते। क्यों, 0 से 2 मतलब 0 वाला और 1 वाली पोजीशन, तो ये रही 0 वाली पोजीशन, ये रही 1 वाली पोजीशन। अब मुझे इनके अंदर के एलिमेंट से चाहिए, इनके अंदर के एलिमेंट से चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा 0, अब यहाँ पे क्या आएगा, मुझे ये इतना मिल गए। अब फिर से अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ 2, तो मुझे क्या मिलेगा, लेट मी सी। अभी हमने इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट में देखा था, ये 0 एलिमेंट उठाएगा और ये सेकंड एलिमेंट उठाएगा। तो 0 वाला एलिमेंट जब हमने रन किया था तो हमें ये पूरे एरे मिल गया था। अब इसके बाद 2, तो यानी इस एरे से यहाँ से चालू है, इसके बाद 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, यानी हमें 3 मिलने वाला है। यहाँ पे ये 3 मिल गया। अब अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो मुझे 2 से लेके 5 तक मिल जाएंगे। रेंज में हमेशा एक कम लेता है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉलन 2 कर दूँ, ये कॉलन 2 का क्या मतलब है, अब मैं यहाँ से 0 से ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे पूरा 5 तक ही लेता हूँ। अब ये 2 का क्या मतलब है, लेट मी डू दिस फर्स्ट, ठीक है। ये समझ में आया, ये 1 से 5 तक क्यों आया है, 0 वाला एलिमेंट उठाया और 1 से 5 इसने मुझे उठा के यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब ये 5 क्यों आया है, ये 4th पोजीशन पे ही रखा हुआ है, कैसे, 0 1 2 3 और ये 4th, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 4 कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब ये 4th पोजीशन पे है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉलन 2 करता हूँ, कॉलन 2 का क्या मतलब है, कितनी स्किपिंग रहेगी, कितने स्टेप बाद ये स्किप कर देगा, तो ये 2 स्टेप बाद स्किप कर देगा। यानी पहले इसने 1 उठाया, 2 को स्किप किया, 3 को उठाया, यानी इसने क्या किया, एक स्टेप बढ़ा दिया। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, लेट्स सी, तो 4 आएगा, ठीक है। यानी इसने क्या किया,
0 को उठाया और ये तीसरे एलिमेंट पे चल जाएगा, तो 1 को छोड़ा, 2 को छोड़ा और ये तीसरे पे आ गया, तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब ये जाएगा यहाँ पे और इसके बाद जब स्किप करेगा तो ये हमारा तो 1 कॉलन 4 तक ही है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 4 तक के एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद अगर कोई ऑर्डर आता है तो फिर ये एक्सेस नहीं कर पाएगा और हमें वैल्यू नहीं देगा। अब अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कॉलन लगा के तो क्या होगा? तो इसका हमने स्टार्टिंग फिक्स नहीं की है, एंडिंग फिक्स नहीं की है, इसका मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट को उठा के दे देगा। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे डबल कॉलन करके यहाँ पे 2 कर दिया है, मतलब स्किपिंग बस 2 की रखेगा, एलिमेंट सारे उठाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं स्किपिंग जो है नहीं रखता, ठीक है, अब क्या होगा? अब भी मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है। बट अब अगर मैं यहाँ पे -1 कॉलन कर देता हूँ तो अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? लेट्स सी, 5 मिलेगा, लास्ट वाला एलिमेंट। ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पे हम स्टार्टिंग वाला पैरामीटर रखते हैं, लेकिन -1 का मतलब क्या है? लास्ट वाला एलिमेंट उठाना है। रिमेंबर हम पाइथन में -1 क्यों करते थे? क्योंकि हमें लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए था। अब हमने इसके साथ किया है, जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमने एंडिंग नहीं दी है, मतलब इसके बाद वाले सारे एलिमेंट ले ले, एलिमेंट है ही नहीं तो कहाँ से ले लेगा? तो इसने मुझे यहाँ पे 5 रिटर्न कर दिया। अब यही चीज़ 1 के साथ कर सकते हैं। 1 वाले एलिमेंट कौन सा है एरे का? तो 1 वाले एलिमेंट ये है, तो मुझे यहाँ पे 10 प्रिंट करके देगा। बिल्कुल सिंपल। लेट मी सी दिस। इसको अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पूरा हटा देते हैं और मैं यहाँ पे 1 कॉलन 2 करता हूँ, 1 कॉलन 2 सॉरी, और अगर मैं यहाँ पे 0 कॉलन 1 कर देता हूँ तो ये 0 कॉलन 1 पहले क्या आउटपुट देगा मैं इसको दिखा देता हूँ। सॉरी, 0 कॉलन 2 किया और मुझे दोनों एलिमेंट मैंने एक्सेस कर लिए। ठीक है, चलो इतना किया मैंने। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉमा और 0 कॉलन 3 कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0 कॉलन 2 से तो मुझे पूरी दोनों एरे मिली थी, मतलब दोनों एलिमेंट मिले थे। अब 0,3 का क्या मतलब है? 0 1 2 3, ठीक है, लेकिन 3 से एक कम, 1 2 3, ठीक है, तो मुझे दोनों एरे के 3 एलिमेंट जो है स्लाइस करके दे देगा। लेट्स सी, दे दिए इसने मुझे स्लाइस करके। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है ऑपरेशन ऑन एरेज, यानी ARR में तो मेरे पास है ही, ठीक है, ARR प्रिंट करके देख लेते हैं। ARR है मेरे पास, इसी तरह मैं ARR2 ले लेता हूँ, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, 1 है। लेट्स सी, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, राइट, मैं इसको भी np.1,11 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ARR2 में भी एग्जैक्ट वही चीज़ आ गई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रीसेव करता हूँ, ठीक है। मैं इसको इक्वल भी कर सकता था, लेकिन मैं ये बार बार कोड क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को जो है ये बिल्कुल सा याद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको मैंने फिर से रीसेव कर लिया, तो आप समझ गए कि रीसेव किस तरह करना है, यानी ARR और ARR2 पे सेम डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ARR प्लस ARR2, अगर इस तरह हम लिस्ट को करते तो पता है क्या होता? ये आगे एलिमेंट ऐड होते चले जाते, लेकिन इसमें क्या होगा, ये वाला एलिमेंट वेक्टराइज ऑपरेशन फॉर्म करता है। वेक्टराइज ऑपरेशन का क्या मतलब है कि हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट को ये उठा लेता है, ये यहाँ जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो शेप है वो मैच नहीं हो रहा है। तो शेप क्यों नहीं मैच हो रहा है? ठीक है, ये शेप क्यों नहीं मैच होगा? क्योंकि ये जो रीशेप है वो हमने ओरिजिनल जो array2 है उसमें कोई चेंजेस किए ही नहीं है, हमने सिर्फ इसको दिखाया था रीशेप करके। ये सिर्फ दिखाएगा, चेंजेस नहीं करेगा। अगर चेंजेस करना है तो हमें ARR2 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैंने इक्वल कर लिया है, अब इसको देख लेते हैं, अब ये रन करेगा परफेक्टली, ठीक है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे 1 से 1 जुड़ा है, 2 से 2 जुड़ा है, 3 से 3 जुड़ा है, क्योंकि सेम है, 4 से 4, 5 से 5, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ARR इंटू ARR2। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1, ये 2 से 2 4, 3 से 3 6, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब ये डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है, ARR2 ये डिवाइड भी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम हैं, तो यहाँ पे हमें 1 ही मिलेगा। अब क्या है, इसका मॉडुलस भी हम निकाल सकते हैं,
ठीक है। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, जब हम डिवाइड करेंगे तो सबका रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि 36 डिवाइड बाई 36, 1 डिवाइड बाई 1, रिमाइंडर तो 0 आएगा ही। ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी 0 आएगा क्योंकि सारे एलिमेंट सेम हैं। ठीक है, ARR और ARR2 के, तो यहाँ पे फिर से 0 आ गया। तो आई होप कि ऑपरेशन समझ में आ गया होगा और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का मेथड और भी जितने कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि जब हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो मैट्रिसेस जो है एक टाइप ऑफ एरे है। इसी तरीके से हम मैट्रिसेस को कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। लेट मी डू दिस। ये क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जैसे दिख रही है, 2 रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ये 1 ये 2। ठीक है। अगर हम इनका ट्रांसपोज करना चाहें तो ट्रांसपोज हम किस तरीके से करते हैं? रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो। इसका मतलब ये जो रो है इसको हम कॉलम बना सकते हैं। ठीक है। और ये जो कॉलम है इसको हम रो बना सकते हैं। लेट मी डू दिस। तो इसके लिए मुझे ARR.T, मैथ्स में तो हम हाथ से लिखते हैं राइट पूरा, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ARR.T कर देना और सिंपल सा रन कर देना है। जो ये 1 और 3 कॉलम में थे वो 1 और 3 कहाँ पे आ चुके हैं? रो पे। ठीक है। तो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये रो है, मैंने इसको पूरा कॉलम बना दिया है। ये रो है, इसको पूरा कॉलम बना दिया है। और ये कॉलम है, ये 2, इसको रो बना दिया है। ठीक। अगर मैं एरे उठाता हूँ तो एरे में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है। अगर चेंजेस एरे में, ओरिजिनल एरे में करने हैं तो कैपिटल टी ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो है ओरिजिनल एरे में चेंज हो गए हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने ARR इक्वल टू नहीं लिखा, सिर्फ दिखाया है, तो ये हुआ। अगर ओरिजिनल चेंज करना है तो इसके इक्वल करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एरे है। ठीक है। अगर इस एरे को मुझे सॉर्ट करना है यानी असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? ARR.sort। ये हमने कर दिया। ठीक है। ये फंक्शन है तो फंक्शन के लिए क्या है? ब्रैकेट मैंने बताया था। और एट्रीब्यूट के लिए हम ब्रैकेट ना भी लगाएं तब भी चलेगा, मतलब नहीं लगाते चलेगा क्या? नहीं लगाते। ठीक है। ये फंक्शन है इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये एरे सॉर्ट हो चुका है। अब हम ओरिजिनल एरे में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम इसको रन करेंगे तो ये कोई आउटपुट नहीं देगा। इसका मतलब ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है ओरिजिनल एरे पे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो सॉर्ट हो चुका है। कैसे सॉर्ट हो चुका है मैं बताता हूं। यहां पे सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। ठीक है। ये तो पहले ही असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगे हुए हैं। ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। ठीक है। एक एरे हम बनाते हैं, np डॉट एरे, यही एरे बनाने का मेथड। ठीक है। 2, 3, 4। ठीक है। ये मैंने ले लिया। लेट मी सी दिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एरे ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉर्ट करता हूँ। तो अब ये सॉर्ट होना चाहिए। क्यों सॉर्ट होना चाहिए? क्योंकि ये सॉर्ट नहीं है, ये तो पहले से ही सॉर्ट थी। तो मैं यहाँ पे कुछ बड़े एलिमेंट से ले लेता हूँ। जैसे ठीक है, मैं फिर से सेम ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लेट से 7 कर देता हूँ, 67। ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ और मैं इस लाइन को रन करता हूँ और फिर से मैं शो कर देता हूँ। ठीक है। तो अब देख सकते हैं अब तो ये सॉर्ट हो गया ना। ठीक है। लेट मी सी, मैं सभी सेल्स को फिर से रन कर लेता हूं। ठीक है। अब तो ये सॉर्ट हो गया ना। अब ये 267 और 234। ठीक। ARR इक्वल टू ARR2 कर देता हूं। ठीक है। तो ये दोनों सेम हो जाए, देख लेते हैं। अगर इस तरीके से आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। एक वेरिएबल लें और ARR2 में जो भी रखा हुआ है तो ARR में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक तरीके से कॉपी होता है। ये तो देख लिया कि हम इनको जोड़ेंगे कैसे। अब देख लेते हैं कि कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे। कॉन्कैटिनेट का क्या मतलब है? एलिमेंट 1 से 1 जुड़ेगा नहीं, इसी के आगे बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम पहले ARR लिखेंगे। ARR लिखा, डॉट कॉन्कैटिनेट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट जिनको कॉन्कैटिनेट करना है तो ARR और ARR2 को करना है। उस मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ पे ARR नहीं देना, मुझे यहाँ पे NP देना है। ठीक है।
numpy का फंक्शन है concatenate और यहाँ पे दिया arr2 और यहाँ पे देना पड़ेगा access। अब आप हो गए कंफ्यूज यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी तक जो है आपको access 0 और access 1 के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इसके जस्ट नेक्स्ट बाद में एक्सेस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको जो यहाँ पे समझना है मैं समझा देता हूँ। एक्सेस 1 का कॉन्सेप्ट जो है 0 के लिए है। अगर हमें 0 में कोई भी चीज ऐड करनी है, यानी 0 पे क्या है, रो। 0 का मतलब ही रो है, 0 रो, 0 रो। 0 की स्पेलिंग क्या होती है, ZERO। ओ कैसा दिखता है, 0 की तरह, ठीक है। 0 मतलब रो। अब अगर मैंने यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 0 कर दिया है, मतलब रो में एलिमेंट काउंट होंगे। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट कहाँ काउंट होगा, रो में काउंट होगा, ठीक है। 0 फर्स्ट। अब ये इसका पहला कहाँ काउंट होगा, ये इसका रो में ही काउंट होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो आप कहेंगे क्या कॉलम में काउंट होगा, सॉरी कॉलम में ऐड होगा। देख लेते हैं कॉलम में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। क्या किया इसने यहाँ तक का जोड़ा है, ठीक है। इसने ये उठाया यहाँ से, ये इसने उठा के यहाँ रख दिया। अब क्या है, एक्सेस इक्वल टू 1 हमने दिया है तो ये कॉलम में ही तो जोड़ेगा। तो पहले इसने इसको यहाँ से उठाया और इसने कॉलम में जोड़ दिया। इसका पहला रो और इसका पहला रो कॉलम में ऐड हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर एक्सेस इक्वल टू 0 है तो रो के लिए है, एक्सेस इक्वल टू 1 है तो कॉलम के लिए है। तो अब देखो, अब हम कुछ स्टैटिकल फंक्शन देखेंगे, मतलब मैथमेटिकल चीज़ें देखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नमपाई स्टैटिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होती है, तो उनका तो मेरे कहने का क्या मतलब था वहाँ पे, अब देखते हैं। सपोज दैट मैंने ये एरे ले ली, मेरे पास ये एरे है, ठीक है। अब अगर मुझे इस एरे में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साइज चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ARR.max, इसके बाद ये एक फंक्शन है, ब्रैकेट लगाएंगे। यह मुझे 10 रिटर्न कर रहा है। क्या इस पूरे एरे में 10 सबसे बड़ा एलिमेंट है? हाँ, हमें पता है कि 10 सबसे बड़ा एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिनिमम क्या है, तो मिनिमम मुझे क्या देगा, 1। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस पूरे एरे में क्यों सिर्फ इस वाले एलिमेंट में मुझे देखना है कि सबसे ज्यादा कौन है। तो इसमें क्या है, इसमें 5 है। तो क्या करेंगे हम, पहले इस वाली एरे को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने का तरीका मैंने सिंपल सा बताया था कि ये वाली एरे हमें कैसे मिलेगी, अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब इस वाले एरे पे, यानी ये जो एरे है इस पे हम मैक्स लगा दें, ठीक है, मैक्स, और ये हमें दे देगा 5। क्यों इसने हमें 5 दिया है, क्योंकि इस वाले पे क्या आ रहा है, इस वाले इतने कोड पे हमें क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ इतनी एरे मिल रही। अगर ARR लिखते हैं तो हमें पूरी एरे मिल जाती है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये हमें 10 दे देगा। तो ये जो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसी तरह अगर हमें यहाँ पे मिनिमम चाहिए होगा तो यहाँ पे 6 देगा, क्योंकि इस वाले एलिमेंट में मिनिमम क्या है, 6 है, 6 देगा, ठीक है। अब क्या है, अगर मुझे इस एरे का सम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ARR.sum, और मैं इसके बाद रन कर लूँगा। तो आप यहाँ से 1 से 10 तक का चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 0 आएगा। अब हम यहाँ पे भी एक्सेस पास कर सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं एक्सेस यहाँ पे 0 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेस इक्वल टू 0 मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेस इक्वल टू 0। और ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। क्यों कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि मैंने एक्सेस इक्वल टू 1 किया और इसने मुझे क्या कर दिया, इसने मुझे कॉलम का ऐड करके दे दिया। कॉलम कैसे, 1 + 6, ये तो एक कॉलम है ना, कंफ्यूजन हो गई ना यहाँ पे। ये 7 कैसे आ गया, तो ये 7 इसलिए आया है क्योंकि ये रो का एलिमेंट है, ये इस वाले रो का एलिमेंट है, ये इस वाले रो का एलिमेंट है। तो इसने मुझे पहले वाले रो से वैल्यू उठाई और दूसरे वाले रो से वैल्यू उठाई। वैल्यू कहाँ से उठाई है, रो। और रो से वैल्यू कब उठती है, जब एक्सेस इक्वल टू 0 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सम वाले में थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। चेंजेस कैसे समझ में आएंगे, जैसे ये उठाया इसने, रो से उठाई है वैल्यू। अब देखते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तब क्या होगा।
तब तो आप कहेंगे यहाँ से जो इसने मुझे सम है तो जो 1 से 5 तक के सम हैं इसने मुझे 15 दे दिया, और 6 से 10 तक के जो सम हैं यहाँ पे हमने एक्सेस 1 पास की है, इसका मतलब कॉलम का ऐड होना चाहिए, लेकिन इसने तो रो का काउंट कर दिया है, तो रो का काउंट नहीं किया है। ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। इसने हमें पहले वाले कॉलम से वैल्यू उठाई, दूसरे वाले कॉलम से वैल्यू उठाई, तीसरे वाले कॉलम से वैल्यू उठाई, चौथे वाले और पांचवें वाले कॉलम से वैल्यू उठाई। वैल्यू कहाँ से उठाई है ये ध्यान देना है, वैल्यू कॉलम से उठाई है, रो से नहीं उठाई है। ठीक है, पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, पहले कॉलम से उठाई, दूसरे कॉलम से उठाई, तीसरे कॉलम से, चौथे कॉलम से और पांचवें कॉलम से। अगर एक्सेस इक्वल टू 0 कर देता हूँ यहाँ पे मैं ये चीज़, तो क्या होगा, इसने ये पहली रो से वैल्यू उठाई, दूसरी रो से वैल्यू उठाई। अगर नहीं करता ये तो कैसे होता, तो ये ऐसे पूरा कॉलम ऐसे उठाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ ना, यहाँ पे 7 हुआ है, मतलब रो से वैल्यू उठाई, दूसरे वाले रो से वैल्यू उठाई। तो इसके बाद क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पे मीन को भी कॉल कर सकते हैं। मीन क्या है, बेसिकली हमें मीन दे देगा। 1 से जो 10 तक का मीन है वो क्या है, 5.5 है। इसी तरीके से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। STD लिखेंगे तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अगर आपको इसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए, हर एक चीज़ डिटेल्ड में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने बेसिक सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो नेट से कर सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू चाहते हैं कि मैं करूं इस चीज़ को और आगे प्रोसीड करूं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप हमारी वेबसाइट ifls24.com में विजिट कर सकते हैं। तो इस सेशन को अब यहीं पे बाइंड अप करते हैं।